हेलो गाइस, आज हम सबसे पहले एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करेंगे। एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लाइन इंटीग्रल के ऊपर कमेंट करता है। तो इसे स्टडी करने के लिए पहले हम लोग कुछ आसान केसेस में, आसान कंडीशंस में ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा लाइन इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल। यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्टेडी करंट है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि हमारे स्क्रीन में इन्वर्स की ओर जा रहा है। हमने बायो-सेवर्ट लॉ से इसके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को डिराइव किया था और उससे हमारे राइट हैंड रूल के हिसाब से इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं और साथ-साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें एक्सप्रेशन उसका कुछ इस तरह का मिला था। अब हम लोग यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अंदर में हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम एक क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर सके। तो हम लोग इस लूप को मान रहे हैं एक सर्कल जो कि जिसका सेंटर जो है हमारे उस पॉइंट पर है जहाँ पर हमारा करंट हमारे स्क्रीन वाले प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो एक कोई आर्बिट्री डिस्टेंस s मान लेते हैं। देन हमारा जो सर्कल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब अगर हम लोग इस कर्व के ऊपर एक dl छोटे से वेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसके लिए हम लोग डी फाई एंगल का यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली जो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एक छोटा सा एक एंगल है। और या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डीएल वेक्टर के दोनों एंड्स को, जो हमारे एंड पॉइंट्स है उनकी ओर उनके पोजीशन वेक्टर्स के बीच का एंगल है हमारा डी फाई, उसकी टर्म्स में हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डीएल को। अब हम लोग जो हमारा लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज लूप के ऊपर, उसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है उसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पर हम एक बात यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि हमारा जो डीएल वेक्टर है वो भी हमारे इस सर्कल के टेंजेंशियली होगा और साथ ही साथ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसके टेंजेंशियली है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट और कुछ नहीं बल्कि इन दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर से हमारे पास एस कैंसिल हो जाएगा और कुछ कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज़ है जो बाहर आ जाएंगी। हमारा यहाँ पे अब डी फाई का क्लोज इंटीग्रल है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पूरे लूप को कवर करने के लिए फाई के वैल्यू को 0 से लेकर 2 पाई तक लेके जाना है। तो इसका लिमिट्स और कुछ नहीं 0 से 2 पाई है और उन लिमिट्स को के अकॉर्डिंग अगर हम इस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटीग्रल 2 पाई के बराबर आ जाएगा और इससे हमारा फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा। अब हम चाहें तो धीरे धीरे इस आइडिया को और जनरलाइज कर सकते हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास जो लूप है वो बिल्कुल ही आर्बिट्री लूप है, वो किसी तरह का सर्कल होना ज़रूरी नहीं है। इन दैट कंडीशन भी हम अपने बी वेक्टर और डीएल वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करें और उसका यूज़ करते हुए हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिख सकेंगे। हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और हमारा जो डीएल वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारा जो लूप है इस बार का शेप सर्कुलर नहीं होगी, कोई आर्बिट्री शेप है इन हमारे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सिर्फ 5 कंपोनेंट्स बचेंगे और बाकी के सभी कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमें फिर से एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जहाँ पर एस कैंसिल होने के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातों को और नोटिस करेंगे जिसकी मदद से हम लोग कुछ खास बातों पे कमेंट कर सकेंगे। पहली बात ये कि इस कंडीशन में हमारे पास हम लोग ने अभी तक अज्यूम किया है कि हमारा जो करंट है वो उस लूप के इनसाइड लाइक कर रहा है, इसीलिए हमें पूरे लूप को कवर करने के लिए 0 डिग्री से लेते हुए 2 पाई एंगल तक जाना पड़ रहा था। बट मान लेते हैं अगर हमारा जो करंट है वो इसके बाहर में है, इन दैट कंडीशन हमें अपने लूप को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो जब हमारा करंट बाहर में है इन दैट कंडीशन हमने जो 2 अलग अलग इंटीग्रल्स कंसीडर करने होंगे, वो पहला होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाला ये वाला कर्व और दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने वाला ये वाला कर्व। अगर हम इन दोनों में ही अपने इसको सेपरेट कर देते हैं लूप को और दोनों के ही ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के इंटीग्रल को कंसीडर करेंगे तो उसमें भी हमें सेम ये वाला एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो है वो कम्प्लीटली लूप के इंडिपेंडेंट है। ये सारी एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होगा। बट जो ये वाला एक्सप्रेशन है इस कंडीशन में ये 2 अलग अलग इंटीग्रल में टूटेगा। डी फाई का इंटीग्रल पहले हम लोग फाई 1 से लेके फाई 2 तक करेंगे जहाँ पे लिमिट्स फाई 1 टू फाई 2 होंगे, लेकिन जो दूसरा वाला कर्व है उसके लिए हमारे लिमिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे फाई 2 से लेके फाई 1। और हमें पता है कि बेसिक मैथ से कि ये इंटीग्रल्स आपस में नेगेटिव होते हैं, तो इस कारण से हमारा जो टोटल इंटीग्रल है वो 0 आ जाएगा। इसे हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एक और बात हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर हमारा जो लूप है वो हमारे इस प्लेन, जिस प्लेन के ऊपर हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हमारे करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर है, उसमें नहीं भी होता, इन दैट केस उसमें एक डीजेड कंपोनेंट भी आता, बिकॉज वो हमारे जेड एक्सिस के अलॉन्ग में कुछ आ रहा है। बट स्टिल इन दैट कंडीशन भी जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखते हैं तो एग्जैक्टली सेम हो रहा होता, और इन दैट कंडीशन भी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सेम आ रहा होता। दैट कि जब हमारा करंट उस लूप के अंदर वाले रीजन में है, इन दैट कंडीशन हमारा जो इंटीग्रल है वो म्यू नॉट आई आ रहा है, और जब उसके अंदर नहीं है देन वो जीरो आ रहा है। जैसा कि हम अपने नीचे वाले इस फिगर में देख सकते हैं कि भले ही हमारा वो प्लेन जो जिसके अंदर में हमारा लूप कंटेंड है, या फिर हो सकता है वो एक प्लेन के अंदर में कंटेंड ना भी हो, उसमें कुछ डीजेड कंपोनेंट हो, इन दैट कंडीशन भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ये जो इंटीग्रल है वो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट होगा, और इन ऑल ऑफ दोज केसेस हमारा जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो म्यू नॉट आई आ रही होगी, जहाँ पे आई वो करंट है जिसके अंदर से पास कर रहा है। अगर ये करंट उसके अंदर से पास नहीं कर रहा हो देन वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा लाइन इंटीग्रल है किसी भी एक लूप के ऊपर में, वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ रहा है, जहाँ पर यहाँ पे आई जो है वो हमारा वो करंट है जो इस लूप के इंटीरियर वाले रीजन से गुजर रहा हो। एक और बात जो हम यहाँ पर से नोटिस कर सकते हैं वो ये बात नोटिस कर सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर से एक करंट कैरिंग वायर नहीं बल्कि ढेर सारे करंट कैरिंग वायर जा रहे हैं। इन दैट कंडीशन में जितने करंट कैरिंग वायर जिसके बाहर से जा रहे होंगे इस लूप के इंटीरियर वाले रीजन से बाहर से, उसके कारण से यहाँ पे हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिखने, उसके कारण से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल है वो जीरो ही हो जाएगा। बट जो भी अंदर में है उन सब के कारण से एक म्यू नॉट आई जितना वो करंट अंदर कैरी कर रहा होगा उतना होगा, और हमें अगर देखेंगे तो हमारा जो टोटल इंटीग्रल होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक जगह पे हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं, वो उन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का सम होगा, और डीएल वेक्टर हमेशा सेम है। तो जब हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तो ढेर सारे अलग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें से हर एक इंटीग्रल हर एक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण से हो रहा होगा, और उन सबकी एक वैल्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारे करंट यहाँ पर से पास कर रहे होंगे तो म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज टोटल यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पर जितने भी करंट गुजर रहे हैं उसके कारण से टोटल करंट कितना गुजर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये एक्सप्रेशन ही हमारा एम्पियर्स लॉ है। बट एम्पियर्स लॉ इससे थोड़ा अलग है, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पर इन्फिनिट जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है हमने वो अज्यूम किया है। बट एम्पियर्स लॉ कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा जो वायर का शेप है वो क्या है, वो फाइनाइट है या किसी भी तरह का है, इन सभी कंडीशंस में हमारा जो ये इंटीग्रल है वो ही सेम आएगा। हम लोग ने अभी तक जो प्रूव किया है, हम लोग ने जितना भी देखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए देखा है जो कि इनफाइनाइट है लेंथ में। बट एम्पियर्स लॉ कहता है कि ये हमेशा ही लागू होगा चाहे हमारा वायर का शेप कैसा भी हो। एम्पियर्स लॉ को उसकी इस इंटीग्रल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक इंटीग्रल इन्वॉल्व है तो हम इसे एक इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं, इसमें प्रूव कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग इसे इसके डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग अपना स्टोक्स थ्योरम या जो हमारा कर्ल थ्योरम था हम लोग उसका यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहली बात नोटिस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है और अगर हम उसका एक लाइन इंटीग्रल कंसीडर कर रहे हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस क्लोज लूप के द्वारा जो अंदर में एरिया बन रहा होगा, एरिया फॉर्म हो रहा होगा, उस रीजन से रिलेटेड हम उस सेम इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल को उस सेम रीजन के ऊपर के एक एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग बी वेक्टर का जो भी वेक्टर फील्ड है उसका यूज नहीं करेंगे बल्कि हम लोग उसे कर्ल का यूज करेंगे। सो हमारा जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बात हम लोग यहाँ पर जो हमारा करंट इंक्लोज है, जो भी करंट उससे पास हो रहा होगा, उसको हम लोग उसके वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो हमारा जे होता था उसके मदद से कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और इस एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो ये एरिया है वो आर्बिट्री हो सकता है, तो ये इंटीग्रल के अंदर के जो इंटीग्रेंट्स हैं वही को आपस में इक्वल होना होगा रादर देन हमारे इंटीग्रल ही हमेशा कुछ इस ढंग से हो जाए। सो हमारा इंटीग्रेंट्स आपस में इक्वल होगा और इसी कारण से हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और यही हमारे एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, जो बेसिकली कहता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर एक कर्ल होता है, वो उसका जो कर्ल है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा करंट जो उस जगह से गुजर रहा है वो कितने स्ट्रेंथ का है। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो ये बात काफ़ी सेंस भी बना रही है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अनलाइक हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी जो एक चार्ज से बाहर क्यों निकलती है,
हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे किसी भी करंट कैरिंग जो भी एलिमेंट होती है उसके चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है, बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जो होता है बायो-सेवर्ट लॉ के अंदर में। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कोई डाइवर्जेंस की तरह एक्ट नहीं करता है, वो एक जगह से डाइवर्ज हो रहा नहीं होता है या एक जगह अंदर की ओर फ्लो की तरह बिहेव नहीं करता है, बल्कि वो रोटेशन की तरह बिहेव करता है, जिस भी करंट एलिमेंट के कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा हो। और जितना ज़्यादा करंट एलिमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो भी उतना अच्छा स्ट्रांगली उसके अराउंड कर्व करेगा, घूमेगा। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ को प्रूव करने के लिए, जिसको अभी तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स के लिए प्रूव किया है, उसको हम लोग जनरल केस में प्रूव करने के लिए हम लोग एक बायो-सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन लेंगे और उसमें ही ये प्रूव करके देखेंगे कि उसका जो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन आता है, उसका जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा इस म्यू नॉट जे के बराबर आएगा। सो बायो-सेवर्ट लॉ के कारण से अगर किसी रीजन में अगर हमारे पास एक वॉल्यूम करंट डेंसिटी J है, देन इसके कारण से जो हम लोग अपना किसी भी पॉइंट, एक आर्बिट्री पॉइंट R वेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसे हम कुछ इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि R प्राइम पोजीशन पे हमारे पास कोई डीटा छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, वहाँ पर हमारे पास dr प्राइम जो हमारा मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। इसके कारण से हम वहाँ पे dB मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और उसे फिर हम इंटीग्रेट करके इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन के कर्ल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग नोटिस करेंगे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई एक स्केलर वैल्यू है जो हम लोग बाहर ला सकते हैं इस कर्ल के। इसके साथ ही साथ जो हमारा यहाँ इंटीग्रल है, हमारा कर्ल उसके अंदर जा सकता है और उस पर काम कर सकता है। तो इसके कारण से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग एक कर्ल ले रहे हैं एक ऐसे वेक्टर फील्ड का जो अपने आप में दो अलग वेक्टर फील्ड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसमें से एक है हमारा J और दूसरा है हमारा r कैप बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि दो यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड्स हैं जिनके क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया जा सकता है और उससे हमारा पूरा एक्सप्रेशन एक्सपैंड जब हम इसको करेंगे तो हमें कुछ ये फॉर्म मिलेगा इसका। यहाँ पर हमारा जो ये दो अलग अलग टर्म्स में सेपरेट हुआ है, उसमें से जो हमारा जो पहला पार्ट है उसके अंदर में हमारे पास J वेक्टर फील्ड एक है और उसको हम लोग एक स्केलर फील्ड जो कि हमें r कैप बाय r स्क्वायर के जो डाइवर्जेंस जो स्केलर फील्ड मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई करके पा रहे हैं। और जो दूसरा टर्म है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा J डॉट जो हमारा डेल ऑपरेटर है, ये नई तरह का हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसे आज से पहले हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है। इसे अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सपैंड करेंगे तो हम इसे भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले J और डेल के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमारा डेल डॉट J नहीं है बल्कि J डॉट डेल है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स होंगे वो एक्चुअल में J के कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कंपोनेंट बस उसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल में हमें एक नया ऑपरेटर दे देगा जो अब किसी और चीज़ के डेरिवेटिव लेने के लिए तैयार है। और फिर जो हमारा इसके जस्ट नेक्स्ट हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है हम लोग उस पर उसे अप्लाई करेंगे और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारे पास ये जो नया ऑपरेटर प्रोड्यूस हुआ है J और डेल के बीच के डॉट प्रोडक्ट लेने में, जिसमें कि हम लोग जब भी किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम लोग उसका अलग 3 डेरिवेटिव्स लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इस ढंग से कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो है हमारे इस नई वेक्टर फील्ड जो कि हमारा r कैप बाय r स्क्वायर है उस पर एक्ट करेगा और उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा और ये उसके तीनों ही कॉम्पोनेंट्स पे अप्लाई होंगे। अब हम लोग इसे दो अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं और इसके बाद हमें कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सो हमारे इंटीग्रल्स कुछ इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि हमारे पहले वाले इंटीग्रल के अंदर जो डाइवर्जेंस है वो हमारा जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन था 3 डायमेंशनल उससे रिलेटेड है और इससे उसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आता है। तो हमारा पहला इंटीग्रल कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम अपने सेकंड इंटीग्रल के ऊपर बात करें तो मैथमेटिकली ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि जो हमारा सेकंड इंटीग्रल है वो जीरो है एक्चुअल में। इसको प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, बट ये प्रूव किया जा सकता है कि वो वाला जो टर्म है वो जीरो है। तो हमारे बचे हुए इंटीग्रल में से जो 4 पाई है वो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा और जो अंदर इंटीग्रल बचेगा उससे हम लोग काफ़ी हद तक फेमिलियर है। तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमारा ये इंटीग्रल कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम इस इंटीग्रल के ऊपर ध्यान दें तो हम ये बात देखेंगे कि हम लोग जो कर्ल है उसे एक फिक्स्ड पॉइंट किसी r वेक्टर पे इवेलुएट कर रहे हैं और इस इंटीग्रल में जो हम लोग डी टाउ जो अलग अलग उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर है
उसमें से अलग अलग पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा आर प्राइम वेरी कर रहा है और जो हमारा आर है, आर वेक्टर, वो एक फिक्स वेक्टर है। इन दैट कंडीशन हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो अंदर इंटीग्रल है, वो सिर्फ उसी जगह पर हमें, उसी स्पेशल जगह पे हमें की वैल्यू देती थी उस फंक्शन की। जैसे सपोज दैट यहाँ पे वेक्टर फंक्शन इसको हम मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो उस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू इस फंक्शन का वो वैल्यू होता था जहां पर हमारा जो डायरेक्ट डेल्टा था उसके अंदर की वैल्यू 0 हो जाती थी। इसका मतलब जब आर प्राइम चेंज हो रहा होगा और जब आर प्राइम की वैल्यू एक्जैक्टली आर के बराबर होगी, इन दैट कंडीशन यहाँ पर हमारा अंदर में डायरेक्ट डेल्टा में 0 प्रोड्यूस होगा और उसके कारण से हमें वो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसका वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि जे आर हो जाएगा, जब जे एट आर वेक्टर। साथ ही यहाँ हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इससे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। किसी भी जगह पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के जो कर्ल को कैलकुलेट करेंगे, वो और कुछ नहीं बल्कि म्यू नॉट इंटू जे वेक्टर के बराबर हो जाएगा उसी पॉइंट पर। इस तरह से हमारा एम्पियर्स लॉ प्रूव हो जाता है किसी भी आर्बिट्री चार्ज कैरिंग, जो हमारा आर्बिट्री करंट कैरिंग सिचुएशन के लिए, आर्बिट्री करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ के जो इंटीग्रल फॉर्म है उस पर दोबारा से जाते हैं और इन दोनों ही फॉर्म, जो हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म है, उसे ध्यान से देखकर इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। एम्पियर्स लॉ का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास है, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर हम ध्यान देंगे तो इसकी दोनों ही एक्सप्रेशन कुछ हद तक हमें जो हमारा गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उससे मिलता जुलता दिखेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज एरिया इंटीग्रल कैलकुलेट करते थे तो और कुछ नहीं बल्कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आता था, और उसी ढंग से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते थे तो वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट आता था। यहां पर भी हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास एरिया के बदले में एक लूप है, और उससे रिलेटेड हम ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई लूप है देन उस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो इंक्लोज्ड करंट के बराबर है, और साथ ही साथ जो इसका कर्ल है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है उतना इनटू म्यू नॉट के बराबर है। हमारा ये एक्सप्रेशन कुछ हद तक गॉस लॉ की तरह काम करता है मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। बट हम लोग ये याद कर सकते हैं कि गॉस लॉ के कारण से हम लोग कई बार कई आर्बिट्री कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास कंडीशंस होते थे, कन्फिगरेशंस होते थे, उसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया था अंडर कुछ सिमेट्रिक कंडीशंस के अंदर में। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ खास कंडीशंस में हम लोग एम्पियर्स लॉ को लगाकर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका यूज़ करते हैं एम्पियर्स लॉ का, और उसकी मदद से कुछ खास सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है वो है, और हमारे पास कोई पॉइंट P है और इस पर हम इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसे सोचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन के सिमेट्रीज के थ्रू हम लोग क्या कुछ बातें कह सकते हैं जिस कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली बात कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो करंट से रेडियली आउटवर्ड नहीं हो सकता है। करंट से रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब है कि इस पॉइंट P को अगर हम लोग अपने वहाँ पर से अपने करंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं देन उस लाइन के अलॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसके अलॉन्ग हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है अगर मैग्नेटिक फील्ड का, देन हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ में आई के जगह पे माइनस आई सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि हमारे सारे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, और इसके लिए इस कंपोनेंट को भी उल्टा होना पड़ेगा। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हमें करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, इससे ये इस बात से एक्जैक्टली सिमिलर है कि हम लोग जो पॉइंट P से हमारा जो हमारे वायर के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग वायर को घुमा दें, फिर उस एक्सिस के अबाउट हम लोग अपने वायर को घुमा दें, बट इस घुमाने के दौरान में जो हमारा सिस्टम है वो किसी भी समय पे चेंज नहीं हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में रेडियली हमारा वो कंपोनेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब है पूरी डायरेक्शन में उल्टा करने के दौरान में उसका डायरेक्शन एक्चुअल में सेम रहना चाहिए, बट इसका मतलब है कि वो एक साथ नेगेटिव भी हो रहा है और सेम भी हो रहा है, वो फ्लिप भी हो रहा है और सेम भी रह रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता है। इसका होने का एक ही चांस है कि वो कंपोनेंट है ही नहीं या फिर वो जीरो है।
इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट से जो हमारे वायर को कनेक्ट करने वाला लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, उस लाइन के अलावा हमारा कोई भी कंपोनेंट नहीं हो सकता है, तो उसके परपेंडिकुलर जो हमारा प्लेन होगा उसी के अलावा हमारा कंपोनेंट होगा। अब ये जो भी हमारा इसका डायरेक्शन होगा उसमें दो कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। एक हमारे वायर के उस प्लेन में जो हमारा वायर के परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट जो कि वायर के करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा या उसके पैरेलल होगा, एक जो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहाँ पे कुछ और आर्ग्यूमेंट्स देके ये भी शो कर सकते हैं कि हमारे करंट के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। एक्चुअल में इस पॉसिबिलिटी को हम लोग बायो-सैवर्ट लॉ से ही हटा सकते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ के कारण से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोग आई क्रॉस आर कैप कर रहे होंगे, देन इसका जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होगा। और इसका मतलब है कि जब भी हम उसका सम करेंगे तो एक ऐसे सबस्पेस के अंदर भी या फिर ऐसे जगह के अंदर, रीजन के अंदर लाई करेगा जिसका की डायरेक्शन हमेशा करंट के परपेंडिकुलर है। बट अगर हम लोग करंट के अलोंग कोई कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये सिंपली बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि उसके अलोंग हमारा कोई भी जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का करंट के अलोंग वो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तो पॉसिबल डायरेक्शंस में से हो सकता है जो कि हमारे इस कंडीशन में स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड है। अब हम लोग एक और बात नोटिस कर सकते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर से जो इसका डिस्टेंस है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और जिस पॉइंट पे हमारा इसे जिसका परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के बजाय हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। देन उसके बाद हर एक जो पॉइंट है वो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब है कि हर एक जगह एग्जैक्टली सेम है इस वायर के हिसाब से। इसका मतलब है कि उस सभी जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और साथ साथ डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम जो सर्कल को कंसीडर कर रहे हैं उस सर्कल के अलावा किसी भी पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, और साथ ही साथ उस सर्कल के अलोंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट होगी। अभी हम लोग इस जो आर्बिट्री पॉइंट है, चूंकि एक आर्बिट्री पॉइंट है, इसका मतलब जो इस बात इस जगह के लिए सही होगा वो हर एक जगह से सही होगा। इसका मतलब है कि हम लोग इसके लिए जो राइट हैंड रूल से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं और सारे कंपोनेंट्स तो हो नहीं सकते हैं, तो वो जो डायरेक्शन होगा वही उसके लिए पूरी तरह से डायरेक्शन होगा। इसका मतलब जहाँ पे राइट हैंड रूल से जो हम लोग डायरेक्शन देंगे वही इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा। इस कंडीशन में हमारा जो राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्रीन से आउटवर्ड आ रहा होगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट है उसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस s है, और जिस पॉइंट पे वो हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन है इस वायर से इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और s रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि इस प्लेन में लाइक कर रहा है, जो हमारे करंट कैरिंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली सेम है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी सेम है। अब हम लोग यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है इस लाइन कलम उसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इस लूप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हम इस डायरेक्शन को जो हमारा राइट हैंड रूल से हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन आ रहा है वही एग्जैक्टली सेम अज्यूम कर लेते हैं, और चूंकि हर जगह पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल के टेंजेंशियल है और डीएल वेक्टर भी टेंजेंशियल है, और चूंकि हम लोग ने इसका ओरिएंटेशन इस ढंग से चूज़ किया है कि वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में आ जाए मैग्नेटिक फील्ड के, सो इस कारण से जब हम इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पे cos 0 का टर्म आएगा जो 1 हो जाएगा। सो इससे इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके साथ ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इस लूप में हर जगह पे कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं और इससे हमें कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब डीएल का क्लोज इंटीग्रल और कुछ नहीं बल्कि इस ये जो सर्कल है उसका पेरीमीटर है जो कि और कुछ नहीं बल्कि 2πs है, तो इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब एम्पियर्स लॉ कहता है कि ये क्वांटिटी और कुछ नहीं बल्कि म्यू नॉट आई होगा और वहाँ पे आई इंक्लोज हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही करंट है जो आई है जो यहाँ पर से गुजर रहा है, सो इस कारण से हम लोग कुछ इस फॉर्म में एम्पियर्स लॉ को लिख सकते हैं और यहाँ से हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो हम लोग ने बायो-सैवर्ट लॉ से कैलकुलेट किया था। इसके बाद अब हम लोग एक इनफाइनाइट प्लेन को कंसीडर करेंगे जिसमें एक यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा हो। इस सिचुएशन को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, एक प्लेन है जिसमें कि कांस्टेंट करंट गुजर रहा है, जिसके लिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो के है, जो सरफेस करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट है और ये जो प्लेन है वो इनफाइनाइटली हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है। इससे अब हम लोग किसी पॉइंट पर, एक आर्बिट्री पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं अब हम लोग अपने इस प्लेन को इस जगह से हॉरिजॉन्टली देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ इस तरह से ये एक लाइन के फॉर्म में हमें एक प्लेन दिखेगा
और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो इनवर्ट फ्लो कर रहा होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई आर्बिट्री पॉइंट P है जो इससे परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस पे है इस प्लेन से, और हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब सेम हम लोग जो हमारा लाइन में हम लोग ने जो अपना आर्ग्यूमेंट यूज़ किया था उसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग ने परपेंडिकुलर उसके पे ड्रॉप किया हुआ है प्लेन पे, उसके अलोंग हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि अगर हम लोग अपने करंट को रिवर्स कर देते हैं देन इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। बट हम यहाँ पर एक और बात नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने P पॉइंट से जो हम लोगों ने प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है उसके अबाउट प्लेन को घुमा के देते हैं अगर 180 डिग्री, तो भी हमारा करंट जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। बट इन दोनों ही कंडीशंस में से पहले वाले कंडीशन में चूंकि हमने करंट एक्जैक्टली ऑपोजिट किया है तो बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। बट जब हम लोग रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान रोटेशन में किसी भी एंगल से रोटेट करने के दौरान में हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन एक्जैक्टली सिमिलर है और इस कारण से हमारा जो डायरेक्शन एक्चुअल में चेंज नहीं होना चाहिए। और ऐसा ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि या तो कंपोनेंट नहीं है या कंपोनेंट जीरो हो, दोनों ही बातें सिमिलर है, सेम है। दूसरी बात, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है हमारे जो स्क्रीन है उसके नीचे वाले डायग्राम के हिसाब से हमारे स्क्रीन के इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं हो सकता है, बिकॉज करंट का डायरेक्शन उसके अलॉन्ग है और करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग बायो-सावर्ट लॉ से कभी भी उसके अलॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकता है, बिकॉज उसका जो भी कॉम्पोनेंट आएगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस दोनों डायरेक्शंस में से किसी एक में ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम लोग बायो-सावर्ट लॉ का यूज़ करके किसी एक पॉइंट पर हम लोग राइट हैंड रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और उसकी मदद से चूंकि हर आर्बिट्री पॉइंट के लिए बात होगा तो हर आर्बिट्री पॉइंट में किसी भी जगह पर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये बात नोटिस करेंगे कि ऊपर और नीचे में हमारा जो राइट हैंड रूल है उसके कारण से एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस आएंगे और वो डायरेक्शंस कुछ इस तरह के होंगे। अब हम लोग एक और बात नोटिस करेंगे कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है जो इससे परपेंडिकुलरली एक्जैक्टली उसी लाइन को फॉलो करते हुए r डिस्टेंस पे होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो होगी वो एक्जैक्टली सेम होगी, भले ही डायरेक्शंस ऑपोजिट है बट ये दोनों ही पॉइंट सिमेट्रिक है इस प्लेन के अबाउट, और इसी कारण से इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा भले ही डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब हम लोग एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप को कंसीडर करेंगे। एम्पीरियन लूप क्या है? तो एम्पीरियन लूप बेसिकली वो लूप है जिसको कि हम कंसीडर कर रहे हैं एम्पीरियन लॉ को लगाने के लिए, जिसके अंदर वो कुछ खास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिस कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट हो जाना या फिर मैग्नेटिक फील्ड और उसमें लूप का कुछ इस ढंग से ओरिएंटेशन हो जाना कि उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए। तो इस तरह का हमारा ये रेक्टेंगुलर लूप हो जाएगा और उसके डायमेंशंस कुछ इस तरह से L और 2R हो जाएंगे। अब हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमें यहाँ पे फिर से एक ओरिएंटेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमें एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है डीएल वेक्टर का, और डीएल वेक्टर का अपना डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन इसका कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग कुछ इस तरह से मान लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम लोग दो बातें नोटिस करेंगे। पहली बात ये कि ऊपर वाले और नीचे वाले फेस में भले ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है बट वहाँ पे डीएल का भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, और वो दोनों ही उसके एक्जैक्टली साथ में है, एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है। और साथ ही साथ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल भी होगी, बिकॉज अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे चूंकि इनफाइनाइट प्लेन है तो इसके हर एक पॉइंट जो कि उससे बराबर परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे होंगे वहाँ पे एक्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल के अलॉन्ग भी है, ऊपर और नीचे वाले जो हमारे लेंथ सेगमेंट्स हैं रेक्टेंगुलर लूप के, और साथ ही साथ उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है। इसके अलावा जो हमारे पास हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमारे पास दो सेगमेंट्स है इस रेक्टेंगुलर लूप के, उन दोनों पे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब उसके अंदर परपेंडिकुलर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट में cos 90 का टर्म आएगा जो उसे पूरा जीरो कर देगा। इसका मतलब है कि इन दोनों ही साइड पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो एक्चुअल में जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है टोटल लाइन इंटीग्रल बस इन दोनों फेसेस से आएगा। तो हम लोग टोटल लाइन इंटीग्रल को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है किसी भी एक पैरेलल साइड के, उसके अलॉन्ग हम लोग इसका इंटीग्रल ले रहे हैं और उसको दोगुना कर देंगे बिकॉज ऑफ टू साइड्स जो कि ऐसे हमारे पास है और दोनों पे सेम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और हमारा डीएल का डायरेक्शन है, और बाकी दोनों जगह पे हमारा ये जीरो हो जाएगा। अब चूंकि बी और डीएल हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, उनका कॉस जीरो का टर्म आएगा जो कि 1 हो जाएगा, तो ये बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे पैरेलल साइड के अलॉन्ग जो डीएल का इंटीग्रल लेंगे तो और कुछ नहीं बल्कि लेंथ एल हो जाएगा। अब हम लोग ये सोचेंगे कि इस हमारे पास जो एम्पीरियन लूप है उसे कितना करंट है जो इंक्लोज हो रहा है।
सो हम लोग ये जानते हैं कि डी आई जो होता है वो के इंटू हमारा डी एल परपेंडिकुलर के बराबर होता है, और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे के कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और डी एल परपेंडिकुलर का इस सेगमेंट के लिए जो हमारा इंटीग्रल है वहाँ पे चूंकि उसका लेंथ एल है, तो हमारा जो करंट है वो कुछ इतना आ जाएगा। अब एम्पियर्स लॉ कहता है कि दोनों क्वांटिटी ही सेम होंगी, तो इन दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पर एल वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। सो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक और सिमिलर केस को कंसिडर करेंगे, बट इसके मुकाबले वहाँ पर हम लोग एक स्लैब को कंसिडर करेंगे, यानी एक प्लेन होगा जिससे कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारा ये जो प्लेट है उसकी एक पर्टिकुलर कुछ थिकनेस है यहाँ पर, और उसके अलावा और सभी डायरेक्शंस में, इन डायरेक्शंस में इन्फाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास उसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 2a है। इस कंडीशन में भी सिमिलरली अब हम लोग इस साइड से हम लोग अपने स्लैब को हॉरिजॉन्टली देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। सो हमारा ये जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जहाँ पर हमें उसकी ये थिकनेस इस ढंग से दिख रही होगी और कम करंट हमें इनवर्स दिख रहा होगा, जहाँ पर ये हमारा 2a इतना है। अब हम इसके ऊपर कोई आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर करते हैं जो इसे वर्टिकली या फिर परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे है। पिछली बार की तरह अब यहाँ पे भी हम कमेंट कह सकते हैं कि इस लाइन के अलॉन्ग हमारे पास कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज करंट को ऑपोजिट करना और इस लाइन के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करना, दोनों ही सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट को रीड करेंगे, बट दोनों में ही एक में हमारा जो डायरेक्शन होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का अलॉन्ग द एक्सिस इस लाइन के अलॉन्ग वो कंजर्व रह जाएगा, बट एक में नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों ही बातें एक साथ सही होनी चाहिए, और उसका एक ही मतलब है कि कॉम्पोनेंट है ही नहीं या फिर वो जीरो है। साथ ही साथ स्क्रीन के अंदर या फिर उसके एग्जैक्टली बाहर की ओर परपेंडिकुलरली भी नहीं हो सकता है, बिकॉज बायो-सावर्ट लॉ से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे प्लेन में कुछ इस डायरेक्शन में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, और फिर अगर हम लोग यहाँ पे अपना राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो उसके कारण से हमें पता चलेगा कि दोनों साइड्स में जो हमारा डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। बट इस बार हमारे पास सिर्फ यही दोनों रीजन्स नहीं है, बल्कि हमारे पास जो हमारा इन्फिनिट स्लैब है उसके अंदर के रीजन के ऊपर भी हमें कुछ ध्यान देना होगा। हम लोग इस स्लैब के अंदर के किसी आर्बिट्री रीजन के ऊपर कमेंट तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट इस स्लैब का जो बीच से एग्जैक्टली इसको इसके थिकनेस के अबाउट जो एग्जैक्टली हाफ में बांटने वाला लाइन होगा, जो यानी कि इसके ऊपर और नीचे इन दोनों ही साइड से एग्जैक्टली ए डिस्टेंस पे होगा, वो वाले प्लेन के अबाउट हम लोग कुछ कह सकते हैं कि उसके ऊपर और नीचे में जो हमारे पास जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उस पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना होगा, और वो जो प्लेन है उसका क्रॉस सेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब इन तीनों का यूज़ करते हुए हम लोग स्लैब के इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें दो तरह के एम्पियरियन लूप्स को कंसीडर करना होगा। हम लोग यहाँ पर पिछली बार की तरह एक रेक्टेंगुलर एम्पियरियन लूप ही चुनेंगे, बट इस बार हम लोग ये करेंगे, इस बार भी हम एक रेक्टेंगुलर एम्पियरियन लूप ही यूज़ करेंगे, बट इस बार उसका हम लोग एक साइड जो है वो उसको एग्जैक्टली हम लोग इस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वाली जो हमारी स्लैब के बीच से गुजरने वाला प्लेन है उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे देन वो जीरो हो जाएगा, और उसके कारण से हमें कन्वीनियंट हो जाएगा काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करना। पहले कंडीशन में हम लोग एम्पियरियन लूप को कुछ इस तरह से कंसिडर करेंगे, जहाँ पर इसका एक साइड तो हमारा उस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वाले प्लेन पे है ही, बट जो दूसरा साइड है वो हमारे स्लैब के बाहर में है। इसके मदद से हम लोग किसी आउटर पॉइंट पर जो हमारे स्लैब के बाहर है उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस नीचे वाले हमारे साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ जो इंटीग्रल होगा वो ज़ीरो होगा, सिंपली बिकॉज इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है। अगर हम ऊपर वाले को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले पे हम लोग अपने इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम ही डायरेक्शन में है और हम लोग ने इसका ओरिएंटेशन भी उसी ढंग से ले रखा है, तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और डीएल का इंटीग्रल और कुछ नहीं बल्कि हम लोग ने यहाँ पर ये जो लेंथ कंसीडर कर रखा है वो हो जाएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एल लेंथ का है, सपोज दैट।
अब हम लोग दोनों साइड्स के ऊपर फोकस करेंगे। अगर दोनों से ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ही साइड्स में हम एक बात तो कह सकते हैं कि दोनों ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज ये एक इनफाइनाइट स्लैब है और इस कारण से कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, दोनों ही सेगमेंट्स आपस में सिमेट्रिकल है, बट इन दोनों का ओरिएंटेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसका मतलब है जब हम ये इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे और दोनों का इंटीग्रल का जो भी वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली एक दूसरे का नेगेटिव होगा और उनको ऐड करने पे हमें जीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो टोटल इंटीग्रल है उसमें से नीचे वाले साइड कारण से इंटीग्रल तो जीरो हो गया, बाकी दोनों जो हमारे पास यहाँ वर्टिकल साइड्स है उनके कारण से हमारा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, और बाकी बचा जो ऊपर वाला साइड है उसी कारण से हमारे पास b इंटू एल इतना हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये हमारे एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट है और उसमें से जो हमारा लेफ्ट साइड है वो और कुछ नहीं बल्कि b इंटू एल हो जाएगा। अब यहाँ I जो हमारे पास करंट इंक्लोज है वो एक्चुअली हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे कोई भी करंट इंक्लोज नहीं है, जितना भी करंट इंक्लोज है वो इस रीजन में इंक्लोज है, और हमारे पास J जो है वो एक कांस्टेंट है वैल्यू है, और साथ ही साथ जो हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया है वो हमारे पास L इंटू ए के बराबर हो जाएगा। L इसका ये साइड का लेंथ हो जाएगा और ये A हो गया, और हम लोग J को डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करके, चूंकि J कांस्टेंट है तो आराम से हम उसे मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल यहाँ पे जो करंट है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इन दोनों ही साइड हमारा L कैंसिल हो जाएगा और उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब हम लोग सेम काम करेंगे बट इस बार हम लोग उस पॉइंट को जो है वो हम लोग इंटीरियर में कंसीडर करेंगे और एम्पीरियन लूप उस हिसाब से चूज करेंगे। सो देन हमारा ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लेते हैं हमारा वो जो पॉइंट है वो हमारे उस बीच वाले प्लेन से परपेंडिकुलरली x डिस्टेंस ऊपर में है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा, और अंदर में भी हम लोग सिमिलरली कमेंट कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जैसे बाहर में था एग्जैक्टली वही होगा। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर नीचे वाले साइड पे हमारा जो इंटीग्रल है वो जीरो हो जाएगा। साइड्स के जो इंटीग्रल है वो जो भी वैल्यूज होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्टली सिमिलर होगी, और इंटीग्रल फिर उन दोनों के इंटीग्रल्स का जो सम है वो जीरो आ जाएगा, और हमारे पास सिर्फ ऊपर वाले साइड का वैल्यू बच जाएगा। सो हम लोग फिर से यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं और उससे हमें कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। बस इस बार हमारे पास टोटल वो a साइड लेंथ नहीं है बल्कि उसके मुकाबले x है, तो हमारे पास यहाँ ये x आ जाएगा। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि l कैंसल्स हो जाएंगे और इस कारण से हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। सो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ये देखेंगे तो हम सेंस भी बना रहा है। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे उस प्लेन पे है बीच वाले इस थिकनेस इस स्लैब के एग्जैक्टली बीच में जो हमारा ये प्लेन आ रहा था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, वहाँ से हम जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है लीनियरली, और उसके बाद एक पॉइंट जब सरफेस आ जाता है तो उसके बाद एक कांस्टेंट रह जाता है, जितना हमारी सरफेस पे रहती है उतनी ही हर जगह पे वैल्यू रह जाएगी। इसके बाद अब हम लोग सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा सोलेनॉइड कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। जहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर होता है और उसमें हम लोग वायर को कुछ इस तरह से बहुत ही क्लोजली बाउंड करते हैं। अब इन जनरल हमारे पास तो आइडियल सोलेनॉइड नहीं होता है, बट एक आइडियल सोलेनॉइड किस तरह का होता है आइए हम इसे देखते हैं। सो आइडियली हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सोलेनॉइड है वो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। ये एक तरह का सिलेंडर होता है, सिलेंडर का आउटर जो कर्व सरफेस होता है उसकी तरह, जिसके अराउंड एक हमारे पास कांस्टेंट करंट होता है वो बह रहा होता है। आइडियली हम इसे कभी कर नहीं सकते बिकॉज जब भी हम वायर को उतना क्लोजली बाउंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें आगे बढ़ना ही है और उसके लिए उसमें कुछ ना कुछ एंगल आ ही जाएगा। सो वो एग्जैक्टली हमारे पास कुछ इस तरह से नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आइडियली जो इसका लेंथ होना चाहिए, यानी जितने सेक्शन में ये जो करंट घूम रहा है वो जो है वो इसके डायमीटर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग डायमीटर को या तो मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो इन्फाइनाइट है, यानी हमारे पास एक इन्फाइनाइट सोलेनॉइड है। ऐसा एक सिस्टम है लेकिन वो इन्फाइनाइट साइज का है। अब हमारे पास कभी आइडियल सोलेनॉइड तो हो नहीं सकता है, बट हम लोग जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है हमारे पास नॉर्मली उसमें हमारे पास ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम इन कंडीशंस को इग्नोर कर सकते हैं, और उस जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल एक सोलेनॉइड से होता है, अगर एक बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया होता है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कई हद तक एक आइडियल सोलेनॉइड से मिलता जुलता ही है, उसमें कुछ माइनर फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो आइए हम लोग एक आइडियल सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अब हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा हो सकता है। अगर हम ध्यान दें तो किसी भी वेक्टर जो कि हमारा इस स्पेस में होगा इस सोलेनॉइड के आसपास, उसे हम तीन अलग अलग कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक जो कि कंपोनेंट हमारा इस सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल होगा, दूसरा जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगा उस जगह पे मतलब टेंजेंशियली,
और एक जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, जो रेडियली आउटवर्ड होगा एक्सिस से। अब यहाँ पे फिर से हम कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रेडियल वाला हम लोग ने फैक्टर कहा कि रेडियली हमारा कंपोनेंट हो, वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग सोलेनॉइड में करंट को रिवर्स कर देंगे, देन वो रेडियल कंपोनेंट अगर जो भी है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। बट उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी हम कंसीडर कर रहे हैं, वहां पर से सोलेनॉइड के एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और उस लाइन के बाद अगर हम सोलेनॉइड को फ्लिप कर देते हैं 180 डिग्री, देन हम देखेंगे कि इस दौरान, फ्लिपिंग के दौरान किसी भी समय पे हमारा जो वेक्टर का डायरेक्शन है रेडियल वेक्टर का, वो चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन जब वो पूरा घूम जाएगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। बट हमारे पिछले वाले के अकॉर्डिंग, जहाँ पर करंट रिवर्स करने का वो नेगेटिव हो रहा था, वो भी सही है। और ये दोनों एक साथ तभी सही हो सकते हैं जब हमारा वो कंपोनेंट हो ही नहीं, या फिर हमारा जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए, जो कि दोनों बात सेम है। दूसरा बात, फिर से हमारे पास यहाँ पर करंट के अलोंग कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, बिकॉज सिंपली ड्यू टू बायो-सावर्ट लॉ इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द करंट। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है, और वो है हमारे सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग। और एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, वो अगर हम लोग राइट हैंड रूल को लगा के देखें तो हमको देखने पता चलेगा कि हाँ, एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट मिल भी रहा है, अगर हम इसे छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स के रूप में कंसिडर कर लें। अब यहाँ पर भी सोलेनॉइड के का जो हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर का रीजन और बाहर के रीजन दोनों डिफरेंट है, और इसीलिए इन दोनों ही रीजन्स में हम ऑब्जर्व करेंगे कि हो सकता है कि हमारे पास दो डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमें इन दोनों को ही अलग अलग से हैंडल करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले आउटसाइड के पॉइंट को कुछ इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग कोई दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं हम लोग कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स को आउटसाइड में कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास एक ही सिंगल प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों। हम इन दोनों के ही थ्रू एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लुक कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास एक्सिस के अलोंग किसी भी जगह पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन सिमेट्री। हम इसे इन्फिनिटली लॉन्ग मान रहे हैं इन आइडियल कंडीशन, और इसका मतलब है कि इस समय पे उन दोनों ही किसी भी एक्सियल डायरेक्शन में, हम लोग एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन अज्यूम कर लेते हैं, इन दैट कंडीशन उसके अलोंग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, बिकॉज वो एक्जैक्टली सेम है विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। तो इसका मतलब है इन दोनों ही हमारे पास जो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस है, उन दोनों पे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और साथ साथ एक्सिस के अलोंग है तो इस इन लाइंस के अलोंग ही होगी। दूसरी बात, हमारे पास इस रेक्टेंगल के जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर हमारा डीएल जो है वो एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सिस के अलोंग है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसके अलोंग जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सो मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो हम अपने जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है इस लूप के ऊपर अगर हम लोग एक डायरेक्शन को डिफाइन कर दें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक और बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस तरह के ओरिएंटेशन को असाइन करने के बाद हमारा जो राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ध्यान से देखेंगे, देन उसके हिसाब से B1 को नीचे की ओर पॉइंट करना चाहिए और B2 को ऊपर की ओर पॉइंट करना चाहिए। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमारा डीएल वेक्टर के ऑपोजिट हमारा B1 वेक्टर है, इसलिए वहाँ पर हमारा इंटीग्रल नेगेटिव सिंबल ले रहा है, और B2 में सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव सिंबल ले रहा है। इसके अलावा बाकी दोनों साइड्स पे हमारा इंटीग्रल जीरो है। बट हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके कारण जो रीजन फॉर्म हो रहा है उससे कोई करंट एक्चुअल में क्रॉस कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि वो जो हमारा μ0 × I इंक्लोज है वो जीरो हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों ही इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई करें तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम ध्यान से B1 और B2 कंपेयर करें तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसका कि मतलब है कि किसी भी दो आर्बिट्री पॉइंट जो कि सोलेनॉइड के बाहर में है, उन दोनों पे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली आपस में इक्वल होगा। बट हम यहाँ एक और बात कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा जो B2 पॉइंट है उसे हम लोग इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। अगर हम उसे धीरे धीरे करते हुए इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, इन दैट कंडीशन हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जीरो होनी चाहिए। किसी भी करंट के कारण से, जो बायो-सावर्ट लॉ है उसके कारण से इन्फिनिटी इतनी डिस्टेंस पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों को ही, B2 को तो जीरो होना ही होगा, बट देन B1 उसके चूंकि हमेशा बराबर रह रहा है, B1 को भी जीरो होना होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में किसी भी और दो पॉइंट पर अगर हम ऐसा एक लूप कंसिडर करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग सेम ट्रिक यूज कर सकते हैं, और किसी भी दो आर्बिट्री पॉइंट को यूज करते हुए या किसी भी आर्बिट्री पॉइंट को यूज करते हुए और एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड के बाहर एग्जैक्टली जीरो होगा। अब इसके बाद किसी इंटीरियर पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना है तो हम लोग सेम एम्पीरियन रूल का यूज करेंगे,
बट इस बार हम लोग एक साइड को सोलेनॉइड के अंदर ले जाएंगे। तो हम लोगों ने इस वाले कंडीशन में सोलेनॉइड के अंदर और बाहर दोनों जगह पे एक पॉइंट कंसिडर किया है और उसके थ्रू एक रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। अब हम लोग यहाँ पे भी एम्पियर्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ओरिएंटेशन अलाइन कर दिया है और अंदर वाले में देखेंगे तो अंदर वाले रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो डीएल का जो हमारा डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली एक सी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे पास जितने ही दोनों हॉरिजॉन्टल साइड्स है उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो उसके कारण से लाइन इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। और बाहर में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो हमारा बाहर वाला जो साइड है उसके कारण से उसका लाइन इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ अंदर वाले में हमारे पास एक वैल्यू आएगी, बट चूंकि वहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चूंकि वो उस डिस्टेंस पे जो भी उस पोजिशन पे हमारे पास जितने भी पॉइंट्स है वो सभी इस सोलेनॉइड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी और इस कारण से हम लोग अपने एम्पियर्स लॉ के एक्सप्रेशन को में चीज़ों को पुट कर सकते हैं। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा b इंटू एल, जो कि अंदर वाले साइड के कारण से आ रहा है और बाकी सभी साइड्स के कारण से जीरो हो गया है। अब जो हमारा करंट इंक्लोज्ड है, इस बार हमारे पास इस लूप के अंदर कुछ करंट एक्चुअल में इंक्लोज्ड है और उस करंट को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम लोग म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई लिख सकते हैं। एन है कि यहाँ पर से कितने नंबर ऑफ जो हमारे लूप्स हैं वो गुजर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम उधर साइड से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने के लिए एल को उधर साइड डिवाइड कर सकते हैं और इसी कारण से हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पर क्योंकि हम लोग ने कैपिटल एल को एल से डिवाइड दिया है जो नंबर ऑफ लूप्स इन अ पर्टिकुलर लेंथ है, तो वो से हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल है, जो कि और कुछ नहीं है बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अब यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये सोलेनॉइड के अंदर में किस पोजीशन पे है इस पे भी डिपेंड नहीं करे। इसका मतलब कि सोलेनॉइड के अंदर हर जगह पे हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो म्यू नॉट एन आई के बराबर है, और इसके अलावा जो आउटसाइड पे है वहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अरेंजमेंट कुछ हद तक एक कैपेसिटर से मिलता है। जैसे हमारे पास दो कैपेसिटर, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे जिनके बीच में हमारे पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होता था, वैसे यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर वाले रीजन में हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आज हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ को डिस्कस किया, उसके इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म को डिस्कस किया, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल होता है उसे डिस्कस किया, और उसके साथ ही साथ एम्पियर्स लॉ का यूज़ करते हुए कुछ खास कंडीशन जैसे कि एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट प्लेन या एक पर्टिकुलर फाइनाइट थिकनेस वाला हमारे पास इनफाइनाइट स्लैब हो या फिर सोलेनॉइड, इन सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग रीजन में प्रोड्यूस होते हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश किया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।